बढ़ते हैं, आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा सही कितना कर पाते हो। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है और पूछा जा रहा है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, यानी कि द नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इज। तो बच्चों हमने बताया है, अगर आपसे पूछे घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है तो आप 3 लगाओगे, अगर पूछे क्रिस्टल जालकों की संख्या कितनी होती है तो 14 लगाओगे, और अगर मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछे तो 7 लगाओगे। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल देखो, मात्र 100 ऑब्जेक्टिव होगा जो कि सारा का सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा। देखिए दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, रवादार ठोस कौन सा है? रवादार यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो हो जाएगा हीरा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, क्वार्ट्ज हुआ, ये सारा का सारा क्या होता है? हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, एचसीपी संरचना में पैकिंग का प्रभाज कितना होता है? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना में पैकिंग का प्रभाज 0.74 होता है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अगर मुक्त खाली जगह पूछे तो पहले आपको पता होना चाहिए कि उसमें पैकिंग का फ्रैक्शन कितना होता है, यानी कि भरा हुआ कितना होता है? भरा हुआ 68% होता है। तो 100 में से क्या करेंगे? 100 में से 68 को माइनस करेंगे तो बच्चों क्या बचेगा? 32% हमारा खाली होता है, यानी कि ये हमारा स्पेस होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, पांचवा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? ब्रेविस जालकों की संख्या सबसे अधिक ऑर्थोरोम्बिक में होती है। किसमें बच्चों? ऑर्थोरोम्बिक में। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स ले लिए हो तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि उसे एग्जाम तक में कैसे भी करके खत्म कर लेना है, क्योंकि आपको मिला है 1 सब्जेक्ट में 50 से 60 क्वेश्चन। और जो भी बच्चे नहीं लिए हो तो भाई क्या करना, बीसीसी में पूछा गया है, बीसीसी में परमाणुओं की संख्या 2 है, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 8 लगाना। करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल को देखिए, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन फ्रेंकल तथा शॉर्ट की दोनों दोष को प्रदर्शित करता है? उसका नाम है एजीबीआर, यानी कि बच्चों सिल्वर ब्रोमाइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंकल तथा शॉर्ट की डिफेक्ट दोनों को ये प्रदर्शित करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल है, Na2O में, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, Na2O में सोडियम और ऑक्सीजन आयनों की समन्वय संख्या कितना है? देखो अगर सोडियम की पूछे तो 4 लगाना, और अगर ऑक्सीजन की पूछे तो 8 लगाना। देख लो ना 4 और 8 किस में दिया गया? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या बच्चों? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, विलियन का हिमांक शुद्ध द्रव के हिमांक से क्या होता है? कम होता है। विलियन का हिमांक शुद्ध द्रव के हिमांक से कम होता है। 9 का ए हो जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा है जो विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो बच्चों हमने 4 एग्जांपल बताया था, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, परासरणी दाब और प्रकाशीय क्रियाशीलता। ये ये हमारा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, लेकिन ये प्रकाशीय क्रियाशीलता कहां से आ गया भाई? ये ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है ये नहीं होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है, 11 नंबर सवाल है कि किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है किसके समानुपाती? वो होता है सांद्रण के समानुपाती, यानी कि प्रोपोर्शनल टू अ कंसंट्रेशन। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 12 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं। विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह होता है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। बच्चों कणों की संख्या पर निर्भर करता है, याद रखोगे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और हमने क्या बताया था कि विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म मात्र 4 प्रकार के होते हैं, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरणी दाब और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। चलो आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, समुद्र जल का परिसारणी दाब लगभग कितना होता है?
समुद्र जल का परासरण दाब जो लगभग होता है ना, वो 30 एटमॉस्फेयर होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल का जवाब बता दो। 14 नंबर सवाल है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन किसका? मानव रक्त का 7.4 होता है बच्चों। कितना होता है? 7.4। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल का जवाब बता दो। CaNO3 होल 2 में वांट हॉफ का गुणांक कितना होगा? 2 + 1 = 3 किधर है भाई? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल का जवाब बता दो। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या होता है? देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर एक बार। अगर द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन में अगर एनोड पर पूछे तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, और क्या होता है बच्चों? देखो एनोड पर हमारा क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपकरण होता है। ये तो हो गया सर, समझ गए। लेकिन अगर पूछे कैथोड पर मुक्त क्या होता है, तो सोडियम धातु मुक्त होता है, और एनोड पर क्या होता है बच्चों? एनोड पर ये क्लोरीन गैस। याद रखोगे ना बच्चों? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 17 नंबर सवाल है, विलियन को तनु बनाने पर विशिष्ट चालकत्व क्या होता है? विलियन को तनु बनाने पर विशिष्ट चालकत्व डिक्रीज होता है बच्चों। 17 का बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से बता दो। विशिष्ट चालकत्व की कौन सी क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसे कप्पा के द्वारा डिनोट करते हैं। कप्पा बराबर क्या होता है? 1/r इंटू में क्या होता है? L बटा में A होता है। 1/r को लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस का ओम होता है तो ओम यहाँ पे लिखेंगे, और गुना में हमारा लंबाई का सेंटीमीटर हुआ और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ से 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया तो हमारा बचा कौन सा बच्चों? हमारा बचा एक ऊपर जाएगा तो यानी कि 1/ओम बचा, और उसके बाद गुना में क्या बचा? 1/सेंटीमीटर बचा। इसको ऊपर ले जाना है ना सर, तो ओम इनवर्स हो जाएगा और सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। किस में दिया गया ये वाला? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 19 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या प्राप्त करने की प्रवृत्ति कहलाती है इलेक्ट्रोड विभव। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल का जवाब बता दो। 20 नंबर सवाल है, 96,500 कूलम CuSO4 के घोल से मुक्त करता है क्या? 31.76 ग्राम तांबा को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चा पार्टी। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल। और हाँ बच्चों, क्लास को लाइक करते चलना आप लोग, और जितने भी बच्चे PDF लेना चाहते हो तो क्लास के बाद इस नंबर पे जरूर कॉल करिएगा, क्योंकि अभी से सवाल का जवाब बता दो। 22 नंबर सवाल है, सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है, लेकिन अगर मरकरी सेल का पूछे तो वो 1.35 वोल्ट होता है। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो। निम्न में कौन द्वितीयक सेल है? बता दो निम्नलिखित में कौन सा है जो द्वितीयक सेल है? तो लेड स्टोरेज होता है, लेड संचायक सेल होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से बता दो। ये रहा आपके सामने प्रश्न, सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल कितना होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए बच्चों। 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा क्या होती है? अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है बच्चों? अपरिवर्तित। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 26 नंबर सवाल आपके सामने है। 26 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु निर्भर नहीं करता है। अर्धायु जिस पर निर्भर नहीं करता वो है प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 27 नंबर सवाल है, किसी पदार्थ के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद जरूर कर लोगे, और जिसको पता है तो चैट सेक्शन में आंसर को लगा दो। ये करता है सक्रिय भार पर, एक्टिव वेट पर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बताएंगे बच्चों। 28 नंबर सवाल है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ का मान कितना होता है? हाफ लाइफ होता है 0.693 बटा में के होता है, यही तो होता है। कर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 29 नंबर सवाल है, अनुक्ता का अधिकतम मान कितना होता है? बताओ बच्चों, अनुक्ता का अधिकतम मान कितना होता है? 3 होता है सर। अनुक्ता एक सैद्धांतिक मान होता है, ये याद रखोगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओगे। 30 नंबर सवाल है कि रासायनिक अधिशोषण लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। रासायनिक अधिशोषण पूछे तो वो हमारा 40 से लेके
400 किलो जूल पर मोल में होता है। लेकिन बच्चों अगर भौतिक पूछता तो 20 से लेके हमारा 40 किलो जूल पर मोल में होता है। याद रखोगे ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी पूछा रासायनिक अधिशोषण, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताएंगे आप लोग। 31 नंबर सवाल है, भौतिक अधिशोषण बनाता है, क्या बनाता है? अगर भौतिक अधिशोषण की बात हो बच्चों, भौतिक अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण एक आणविक स्तर बनाता है। ये याद रखोगे। ऐसे 2 नंबर में भी पूछता कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर को स्पष्ट करे, या फिर 5 नंबर में भी कभी कभी पूछ देता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल का जवाब बता दो। लायोफिलिक कोलाइड के उदाहरण कौन सा है? तो सारे बच्चे तो गोंद लगा के एकदम टिक कर देंगे और निकल लेंगे, लेकिन भाई इधर स्टार्च भी छुपा हुआ है, जिलेटिन भी है, इनमें से सभी करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे लायोफिलिक कोलाइड द्रव से स्नेह करने वाला, द्रव से नहीं पूछा गया, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल का जवाब बता दो। ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी भी द्रव का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं वो कहलाते हैं पृष्ठ सक्रिय कारक। क्या कहलाते हैं बच्चों? पृष्ठ सक्रिय कारक, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल है, दूध एक उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है भाई? इमल्सन का, यानी कि पायस का। देख रहे हो इमल्सन यहाँ पे दिया गया, कभी कभी इसी को हिंदी में इमल्सन लिख। फास्फोरस पेंटोक्साइड अच्छा है एक, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है P2O5 अच्छा क्या है? अच्छा एक हमारा क्या होगा? अवशोषक होगा, अधिशोषक होगा, क्या होगा सर? ये हमारा अवशोषक होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 36 नंबर सवाल है, द्रव स्नेही कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है? चार्ज है। क्या है बच्चों? चार्ज, यानी कि आवेश, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? साबुन ग्रीस को इमल्सीकरण के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? इमल्सिफिकेशन के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर सवाल है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे अयस्क बोलते हैं, और बच्चों अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, और गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर स्लैग बनाते हैं। ये तीनों को याद रख लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर सवाल है, डोलोमाइट अयस्क है, किसका अयस्क है? जिंक का है, कॉपर का है, मैग्नीशियम का है, या फिर सिल्वर का है? डोलोमाइट कहने का अर्थ क्या है बच्चों? CaCO3। क्या होता है? CaCO3। देख रहे हो बच्चों ये O3, यानी कि ये ऑक्साइड अयस्क है जो कि मैग्नीशियम का होता है। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अयस्क है? देखो बच्चों यानी कि जो धातु के साथ मिलकर ऑक्सीजन, धातु के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ हो तो वो हमारा ऑक्साइड अयस्क होता है। अगर धातु के साथ सल्फर हो तो सल्फाइड अयस्क हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो पूछा गया ऑक्साइड अयस्क कौन सा है। जल्दी जल्दी से हम देखना चाहेंगे कौन से बच्चे करेक्ट आंसर लगाएंगे, जल्दी से बता दो। ये हमारा देखो डोलोमाइट के लिए हमने क्या लिखा था? CaCO3 लिखा था। उसके बाद हमने क्या लिखा था? हेमेटाइट का क्या होता है बच्चों? जल्दी से लगा दो। हेमेटाइट का क्या होता है? Fe2O3 होता है। उसके बाद जिंकाइट है सर, ZnO लगा दो ना, ZnO, यानी कि सबके लास्ट में ऑक्सीजन है बच्चों, करेक्ट आंसर डी लगाओ। ये सारे के सारे ऑक्साइड अयस्क हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर सवाल का जवाब सारे बच्चे बता दो। निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क? सल्फाइड जकरा लास्ट में सल्फर होगा वही ना होगा भाई, तो लगा दो क्या होगा? गैलेना हुआ, यानी कि PbS वाला हो गया ना। उसके बाद जिंक ब्लेड हुआ, यानी कि कॉपर पायराइट हुआ, CuFeS2 हुआ, यानी कि ZnS हुआ। ये सब क्या है? लास्ट में सल्फर लगा है, इनमें से सभी ये सारे के सारे क्या है? सल्फाइड अयस्क है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है, 42 नंबर सवाल है, क्यूपराइट का सूत्र क्या होता है? पहले पूछा गया कॉपर पायराइट का क्या होता है, तो हमने लगाया था सर CuFeS2। लेकिन क्यूपराइट का अगर पूछे ना बच्चों, आप लगाओगे Cu2O। क्या लगाओगे? Cu2O, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 43 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। 43 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में जो पाया जाता है वो हमारा सोना होता है। कौन सा सोना बच्चों? AU वाला। चलो
आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 44 नंबर सवाल है, स्पेल्टर क्या होता है? स्पेल्टर हमारा अशुद्ध जिंक है। क्या है? अशुद्ध जिंक है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 45 नंबर सवाल को देखते हैं। पूछा जा रहा है आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला कौन सा तत्व होता है? 16 में कौन कौन सा होता है पता है ना? ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ, सेलेनियम हुआ, टेल्यूरियम हुआ और पोलोनियम हुआ, यही सब तो होता है। सल्फर हमें दिखाई दे रहा बच्चों, सही जवाब ए हो जाएगा। चलो 46 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, बताओ निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? रंगीन NO2 होता है, जबकि रंगीन N2O होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर सवाल का जवाब बता दो। आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के सभी तत्वों को जाना जाता है किस नाम से? क्षारीय धातु के नाम से। सर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 48 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? अगर सबसे शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात हो बच्चों, वो फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 49 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है बच्चों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगीन कर देता है क्योंकि एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो और भी 50 ऑब्जेक्टिव बचा, फटाफट से कर लेते हैं। सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी वाला कौन सा तत्व है? सर हीलियम है। कौन सा है? हीलियम। करेक्ट आंसर बी होगा। बच्चा पार्टी आप लोग क्लास को लाइक करते चलो, आप लोग भूल जाते हो, इसलिए सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेना। देखो निम्नलिखित में किसकी आकृति वर्ग तलीय होती है? लेकिन बच्चों अगर देखो, अगर पूछे XeF2 का आकार कैसा होता है? XeF2 रेखीय होता है। उसके बाद XeF4 पूछे, ये हमारा वर्ग तलीय होता है। क्या होता है बच्चों? वर्ग तलीय या फिर वर्ग समतलीय कहो, स्क्वायर प्लेनर कहो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्क्वायर प्लेनर पूछा गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं है? NeF2 का। इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 54 नंबर सवाल का जवाब बता दो। Cu2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? Cu2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? आप बता दो बच्चा पार्टी, जिसका कि विन्यास 3D9 में होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताओ, क्या होगा इसका सही जवाब? वो 1 होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? पहले तो जानना पड़ेगा ना सब इसमें कितना होगा, यानी कि Mn2+ में कितने होते हैं बच्चों? एक बार जल्दी से बता दो। इसमें 5 होते हैं। Fe2+ में कितना होता है पता है क्या किसी को? Fe2+ में सर 4 होता है, लगा दो ना। उसके बाद Cu2+ में कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद हमारा Ni में कितना होता है? 2 होता है। सबसे अधिक किस में? सर Mn2+ में है। करेक्ट आंसर ए लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल है, चुंबकीय घूर्णन का मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बढ़ने से क्या होता है? बढ़ता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 57 नंबर सवाल को बताओ, क्या होगा? सभी संक्रमण तत्व क्या होते हैं? धातु होते हैं, अधातु होते हैं, उपधातु होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? तो ये सारे के सारे धातु होते हैं, मेटल होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल है, कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए? देखो अगर कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो कार्बन होगा तभी ना पढ़ेंगे इसके बारे में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 59 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन बाइडेंटेट लिगेंड है? बाइडेंटेट लिगेंड का उदाहरण है एथिलीन डाइएमीन। कौन सा है बच्चों? एथिलीन डाइएमीन। लेकिन यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया बच्चों, इसलिए इसको याद रखना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो। 60 नंबर सवाल है, क्लोरोफॉर्म एक प्रकार का क्या है? जल्दी से बताओ। क्लोरोफॉर्म एक प्रकार का क्या होता है? ट्राई हेलोजन हैलाइड हो, यानी कि ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 61 नंबर सवाल है, डीडीटी बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? डीडीटी बनाने में क्लोरोबेंजीन अभिक्रिया करता है क्लोरल के साथ। और बच्चों हमने मेन बात तो बताना है, भूल ही गया है कि ये हमारा जो पीडीएफ नोट्स मिल रहा है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। बस हिंदी मीडियम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। 62 नंबर सवाल है कि जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अपकरण से क्या प्राप्त होता है? जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अपकरण से मेथेन प्राप्त होता है। कौन सा बच्चों? मेथेन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो
63 नंबर सवाल है, एल्कील हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होता है? एल्केन के निर्माण में, एल्कीन के निर्माण में, अल्कोहल के निर्माण में। तो इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 64 नंबर सवाल का जवाब बता दो आप लोग। 64 नंबर सवाल है, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है बच्चों? ग्रेफाइट है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल है कि सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक का नाम क्या? CnH2n+2 देखो, अगर पूछे CnH2n+2 वाला हो तो ये हमारा होता है एल्केन। क्या होता है बच्चों? एल्केन होता है। अगर CnH2n पूछे तो ये हमारा एल्कीन होता है। उसके बाद CnH2n-2 पूछे तो ये हमारा क्या होता है बच्चों? ये हमारा एल्काइन होता है। तो बच्चों याद रखना, ये किसके लिए? एल्केन के लिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल है, कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई कितनी है? देखो बच्चों, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रम। उसी के जगह अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो इसकी लंबाई होती है 1.34 एंगस्ट्रम। उसके बाद अगर हो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसकी लंबाई होती है 1.20 एंगस्ट्रम। देखो कौन सा पूछा गया है, एकल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है बच्चों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देख रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 67 नंबर सवाल है, अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप बच्चों? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल है, फिनोल का सूत्र क्या होता है? फिनोल यानी कि बेंजीन रिंग के साथ जो है, बेंजीन रिंग के साथ जो मिला हुआ होता है OH। क्या होता है? OH। यही हमारा क्या है? फिनोल है। करेक्ट आंसर ए लगा लो, C6H5O6। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन बंधन अधिकतम होता है किसमें? हाइड्रोजन बॉन्ड जो अधिकतम होता है वो किसमें होता है? एथेनॉल में होता है। किसमें होता है? एथेनॉल में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 70 नंबर सवाल का जवाब बता दो। पूछा जा रहा है, प्राइमरी अल्कोहल में उपस्थित रहता है। देखो, प्राइमरी अल्कोहल यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यानी कि अगर प्राइमरी के लिए पूछे तो CH पूछे, CH2OH ये प्राइमरी है। अगर CHOH रहे तो ये सेकेंडरी है, और अगर COH रहे तो ये हमारा टर्शियरी है। पूछा क्या गया है? CH2OH यानी कि प्राइमरी अल्कोहल के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल है कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है? गर्म करने पर क्या बनेगा सर? एथेनॉल बनेगा। क्या 71 का क्या लगा रहे हो बच्चों? बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो। अगला नंबर सवाल है, कार्बोनिल समूह के कार्बन का संकरण कितना होता है? sp2 में होता है। कार्बोनिल समूह के लिए sp2 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर सवाल है, अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है उसका नाम है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। कैसा अभिकर्मक बच्चों? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। 73 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 74 नंबर सवाल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्रियाशील मूलक कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक में पूछे तो COOH होता है। ये किसके लिए सर? ये हमारा एल्डिहाइड के लिए होता है। ये जो होता है बच्चों, ये कीटोन के लिए होता है, और ये जो है ये अल्कोहल के लिए होता है। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? हमारा सही जवाब सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर सवाल का जवाब बता दो। फॉर्मिक अम्ल में क्या रहता है? फॉर्मिक अम्ल में अवकारक का गुण पाया जाता है, यानी कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर सवाल है, एमीन किसके व्युत्पन्न है? एमीन जो होता है वो अमोनिया के व्युत्पन्न है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर सवाल है, मनुष्य की अग्न्याशय द्वारा स्रावित होने वाला कौन सा हार्मोन है? मनुष्य की अग्न्याशय द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है इंसुलिन। क्या है बच्चों? इंसुलिन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 78 नंबर सवाल है, सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है? सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन होता है। क्या होता है बच्चों? मीथेन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों, क्लास को आप लोग लाइक करते चलना। चलो आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर सवाल है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है?
विटामिन सी का मुख्य स्रोत है नींबू तथा संतरा, और विटामिन सी की कमी से जो होता है वो कौन सा रोग होता है बच्चों, याद रखना, वो स्कर्वी वाला रोग हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल है गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है? एनोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 81 नंबर सवाल का जवाब बता दो क्या होगा। निम्नलिखित में किस में एस्टर बंधन होता है? एस्टर बॉन्ड जो होता है वो किस में होता है ये बताओ आप लोग, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। वो टेरिलीन में होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर सवाल है प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? प्राकृतिक बहुलक सेल्यूलोज होता है। क्या होता है बच्चों? सेल्यूलोज। 82 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके, अगर प्राकृतिक रबर की और भी बात करें तो प्राकृतिक में रबर हुआ, प्रोटीन हुआ, ये प्राकृतिक है। लेकिन अगर संश्लेषित की बात करें बच्चों, वो हमारा नायलॉन होता है, बेकेलाइट होता है, ये सब होता है। यहाँ पे दिया भी गया, ये हमारा किसके, ये हमारा संश्लेषित होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर सवाल है पहला औद्योगिक संश्लिष्ट रबर कौन सा है? पहला औद्योगिक पूछा गया वो हमारा मैथिल रबर है। 83 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 84 नंबर सवाल को देखिए, पूछा जा रहा है संघनन बहुलीकरण का उत्पाद कौन सा है? संघनन बहुलीकरण का जो उत्पाद होता है वो नायलॉन 66 होता है। क्या होता है बच्चों? नायलॉन 66। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर सवाल है कि ऊन एक रेशा है। देखो, अगर ऊन की बात हो ना बच्चों, ऊन एक प्राकृतिक रेशा है। अगर टेरिलीन होता तो संश्लेषित लगा सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन सा पॉलीएमाइड है? पॉलीएमाइड जो होता है वो नायलॉन 66 होता है। निम्नलिखित में कौन सा पॉलीएमाइड है बच्चों? 86 का क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 87 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है विटामिन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की है? विटामिन की खोज फंक साहब ने किया है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर सवाल है फलों की शर्करा क्या कहलाती है? फलों की शर्करा फ्रक्टोज कहलाती है। फलों की शर्करा क्या कहलाती है बच्चों? फ्रक्टोज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर सवाल है ग्लूकोज क्या है? देखो, ग्लूकोज को कैसे लिखते हो? C6H12O6। कितने कार्बन है सर? अगर 6 कार्बन है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सा बोलते हैं। और हेक्सा को क्या बोल दे भाई? हेक्सोज। ये ग्लूकोज हमारा हेक्सोज है, याद रखोगे। लेकिन अगर ये हमारा पूछता कीटो, ऐसे पूछता कीटो करके तो वो हमारा दूसरा कुछ होता। चलो कीटो हेक्सोज भी पूछता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर सवाल है स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त क्या होता है? स्टार्च के जल अपघटन से बच्चों ग्लूकोज प्राप्त होता है। स्टार्च के जल अपघटन से हमारा ग्लूकोज प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है बता दो, ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में कौन कीटो हेक्सोज है बच्चों? अगर सिर्फ हेक्सोज पूछता तो ग्लूकोज लगाते, लेकिन कीटो हेक्सोज या फ्रक्टोज लगाएंगे। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर सवाल है बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स का रासायनिक नाम है सोडियम टेट्राबोरेट। कौन सा बच्चों? सोडियम टेट्राबोरेट। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 93 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व युग्म है? संक्रमण तत्व का युग्म होता है कॉपर प्लस लोहा। क्या होता है बच्चों? कॉपर प्लस में लोहा। आगे बढ़े क्या? ये रहा आपके सामने, बता दो निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है? एकदम बेहोश कर देगा भाई। ट्रेन सब पे बैठे हो ना, एकदम देखे हो ना, कभी भी पैकेट यहाँ पे से गायब हो जाता है। देखो, निश्चेतक के रूप में या बेहोशी की दवा के कह सकते हो क्लोरोफॉर्म होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। चलो 94 का क्या लगा रहे हो? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने एंटासिड मूलतः कैसे होते हैं? एंटासिड जो होते हैं वो हमारा क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ वेलियम का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है? वेलियम का उपयोग, एकदम चिंता है ना भाई, उसको खाओ, एकदम अच्छे से मस्ती करो। देखो, वेलियम यानी कि चिंता से ग्रसित व्यक्ति को मानसिक तनाव को दूर करना, ट्रैंक्विलाइजर होता है, उपशामक होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 97 नंबर सवाल है कि मोलरता को व्यक्त किया जाता है प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोल प्रति लीटर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर सवाल है कि ये रहा आपके सामने, बता दो फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा
सही है। अगर देखो बच्चों यहाँ पे लिखेगा प्रथम नियम कौन सा होता है, m बराबर ZCT। अब पूछेगा सर द्वितीय नियम क्या होता है, सर द्वितीय नियम के लिए जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो हमारा क्या होता है, आपको पता होता है एक बार चैट सेक्शन में बता दो। वो ये होता है M1/M2 बराबर में होता है Z1/Z2, अब बराबर में क्या होता है E1/E2 होता है। ये क्या है, ये दूसरा नियम है बच्चों, याद रख लो। अगर ये वाला भी एग्जाम में आ गया ना तो छोड़ के नहीं आना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 99 नंबर सवाल है, बाह्यतम विन्यास 3D64S2 किसका होता है। बाह्यतम विन्यास पूछा गया, आप लोगों से बता दो। ऐसे करके लोहा का होता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। लोहा का परमाणु क्रमांक 26 होता है 1s2, ऐसे करके 2s2 होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों 2p6 होता है, इतना तो हमारा 2 वाला काम हो गया। उसके बाद हमारा 3s2 होता है, 3p6 होता है, उसके बाद हमारा 3d6 होता है और 4s2 होता है। यानी कि देख रहे हो लास्ट में 3d6 और 4s2 यहाँ पे देख रहे हो ना, यही वाला तो पूछा गया, तो लोहा का हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है आपके सामने, पोटास एलम का जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है बच्चों, अम्लीय प्रकृति का होता है। 100 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। चलो जी, आज का क्लास आपको कैसा लगा सारे बच्चे कमेंट करके बताइएगा। बच्चों आप लोग कमेंट करते हो